सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के सभी श्रोताओं, सखियों और बाकी सभी को और सभी को रेणु चतुर्वेदी और नेहा शर्मा का नमस्कार। और जो फेसबुक से जुड़े हैं वो भी, और जो घर में बैठे सुन रहे हैं और आज किसी कारणवश नहीं सुन पाए उन्हें भी हमारा नमस्कार। ये बड़ी अच्छी बात हो गई कि हमने सभी को नमस्कार कह दिया एक साथ, है ना। जो सुन रहे हैं उन तक पहुंच गया, जो नहीं सुन रहे हैं वो मन ही मन ऐसा सोच रहे होंगे कि अरे क्या चल रहा होगा, क्या शुरू हो गया होगा। हाँ, लेकिन हमारा अभिवादन जरूर पहुंच जाएगा नेहा, क्योंकि हम दिल से दे रहे हैं। और दुनिया ऐसे में लगती है कि बड़ी छोटी सी है, कहीं ना कहीं कोई बता ही देगा कि हमने आज क्या क्या कार्यक्रम में सुनवाया, आज कौन कौन सा गीत बजा, क्या क्या बातें की हमने। तो फिलहाल तो ये बता दें कि क्या बातें करेंगे, ये बता दिया जाए, है ना। क्योंकि आज तो वैसे भी शुक्रवार है। व्यंजन विधि, बिल्कुल व्यंजन आज बनेंगे छिलकों के व्यंजन। अच्छा, तो ये बड़ा कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम टाइप की बात हो जाएगी, छिलके भी ना फेंकें। और जिंदगी की सांझ बेला में बेटी बेटा की बात होगी। बिल्कुल, यानी कि जब हम उम्र के उस पड़ाव पर होते हैं जब हमें किसी के सहारे की जरूरत होती है, तो बेटा की बेटी किसके पास रहना है और समाज उस बारे में क्या कहता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आमतौर पर हम यही कहते हैं कि बुढ़ापे में जो सहारा है वो बेटा ही होता है। तो क्या ये सच है? और सखी विशेष में हम आज ए ललिता की बात करने वाली हैं, जो कि पहली महिला इंजीनियर हैं। जी, और आप इस कार्यक्रम को हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं या ईयरफोन लगाकर सुन रहे हैं, और क्यों सुन रहे हैं इस बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, या कौन कौन से काम हम हेडफोन ईयरफोन के साथ कर रहे हैं और उससे क्या फायदे नुकसान है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारी पहली महिला इंजीनियर बहन है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है या बातें साझा कर ली जाए, है ना। बिल्कुल। तो एक महिला के जीवन में रेणु जी आप जानती हैं कि कितना संघर्ष होता है, और इन संघर्षों के बारे में तो वही जानती हैं। लेकिन इन संघर्षों को पार करके जब वो एक अपना मुकाम बना लेती, तब दुनिया उनको भी जानती है। बिल्कुल। और ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायी कहानी है, या कह सकते हैं जीवन रहा ए ललिता का, जो भारत की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। बिल्कुल, और यूं तो ए ललिता के लिए इंजीनियरिंग खून में बसा करती थी, क्योंकि देखो घर में न सिर्फ पिता बल्कि भाई भी इंजीनियर ही थे। फिर भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि 7 बच्चों के इस परिवार में 5वीं संतान ए ललिता को एक यही सुविधा हासिल हुई कि उनकी बुनियादी शिक्षा को पूरा करवा दिया गया पूरी ठीक से। बिल्कुल। और 27 अगस्त 1919 को वो चेन्नई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पप्पू सुब्बा राव के यहाँ जन्मी थी। बुनियादी शिक्षा जब उनकी पूर्ण हुई तो 1934 में 15 साल की वो थी और उनका विवाह हो गया। और विवाह के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन माध्यमिक विद्यालय तक की पढ़ाई पूर्ण होते ही उनकी ये पढ़ाई भी रुक गई। और 1937 में 18 साल की ललिता जो है बेटी जो है श्यामला की मां बन गई, यानी कि उनकी बेटी का नाम श्यामला। और इस खुशी के बीच ही उनके लिए एक बड़ी परेशानी भी आ धमकी। बेटी के 4 महीने के होते ही ललिता जी के पति जो थे उनका साथ छोड़कर चले गए, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जी। और अब उनके पास जीवन में बहुत सारे संघर्ष थे। जाहिर है 4 महीने की बेटी हो और पति न हो, तो उस दौरान सती प्रथा का प्रचलन तो नहीं था, लेकिन विधवा स्त्री के लिए जीवन बहुत कठिन हुआ करता था, जो कि आज भी बहुत हद तक है। जी। और एक समाज एक विधवा स्त्रियों के लिए बहुत ही कड़ा था, और दूसरी ओर ललिता जो थी वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी। ये तो और मुश्किल बात है ना? और वो इसलिए पढ़ाई करना चाहती थी ताकि वो अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन दे सके। तो इसलिए कई मुश्किलें थी उनके सामने, लेकिन उन्हें रुकना नहीं था। और इसी प्रण के साथ उन्होंने क्वींस मैरी कॉलेज चेन्नई में दाखिला लिया और 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। क्या बात है। और वो ऐसा दौर था जिस समय कुछ महिलाएं डॉक्टरी के प्रोफेशन की ओर बढ़ रही थी। तो ऐसा में ललिता जी को भी लगा कि उनका पहला विचार यही था कि क्या वो डॉक्टर बनने की ओर आगे बढ़े या नहीं बढ़े, क्योंकि एक प्रचलन सा होता है हर समय। आपने श्रोताओं दौर में देखा होगा कि कभी बिल्कुल सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिर इंजीनियर होते हैं, फिर कभी समय आता है कि प्रोफेसर बनना चाहते हैं, फिर कुछ ऐसा दौर उस
पहले ज़्यादा था और डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि अपनी बेटी के साथ वो वक्त नहीं दे सकती थी क्योंकि उसमें ज़्यादा समय देना होता था और बाध्यता कम ही होती है। ऐसे में ललिता को दूसरा विकल्प नज़र आया इंजीनियरिंग, क्योंकि डॉक्टरी में ज़्यादा समय देना होता है ना। तो उनके पिता और भाई इंजीनियर थे ही, तो वो भी अब इंजीनियर बनना चाह रही थी और कोई लड़की इस क्षेत्र में नहीं गई थी, तो उनके लिए सोचना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसे अमल में लाने के लिए आगे बढ़ना और अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष था, जो कि उन्होंने मतलब कहना चाहिए कि संकल्प ले लिया तो उसे पूरा कर लिया और इस संकल्प में पिता ने उनका बहुत साथ दिया। बिल्कुल, उनके पिता उस समय 146 साल पुराने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्विंडी चेन्नई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के प्रोफेसर थे। तो उन्हें जब पता चला कि उनकी बेटी भी इंजीनियरिंग करना चाहती है, तो उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की और उस समय ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों से इस बारे में बात करनी पड़ी उन्हें। वो सब करके उन्होंने ललिता को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्विंडी में 1940 में दाखिला दिलवा दिया और सिर्फ लड़के ही लड़के इस कॉलेज में भरे थे, तो उनके लिए कई मुश्किलें हो सकती थी। लेकिन उसी समय 2 और लड़कियों ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया, पीके थ्रेसिया, लेलम्मा जॉर्ज, और 1943 में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। क्या बात है। पढ़ाई के बाद अब करियर की शुरुआत के लिए ललिता ने 1 साल की ट्रेनिंग बिहार के जमालपुर रेलवे वर्कशॉप में की। अब देखो कितनी दूरी तय करके वो बिहार गई, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप में, और इसके बाद कुछ साल वो सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शिमला में बतौर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने काम किया और इसके साथ ही वो अपने ज्ञान को बढ़ाने में भी अग्रसर रही। ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें एक बार नौकरी मिल गई तो उन्होंने उस किताबों को अलविदा कह दिया। काम के साथ साथ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग लंदन यूके का ग्रेजुएटशिप एग्जाम भी उन्होंने दिया और अपने काम के समय में उन्होंने ऐसे ऐसे स्थान चुने जहां काम करना पड़ता था उन्हें, जहां उनके भाई या बहन बसे हुए थे। तो ऐसे में उन्हें उनकी बेटी के लालन पालन की चिंता नहीं हुआ करती थी, उनके पास रहा करती थी सुरक्षित। जी, और उनके पिता के नाम कई तरह की चीजें पेटेंट थी। इलेक्ट्रिक से चलने वाला वाद्य, जिलेक्ट्रोमोनियम, बिना धुएं वाला ओवन आदि। ऐसे में पिता के कहने पर ललिता जी ने भी अपना काम छोड़कर उनके साथ ये शोध का कार्य करने लगी और हिस्सा बन गई उनके, यानी कि अपने पिता के काम में वो जुट गई। और बाद में आर्थिक स्थिति को देखते हुए ललिता ने एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जाहिर है उन्हें जरूरत थी। और उनके कई कामों में से उल्लेखनीय कामों की अगर बात की जाए नेहा, तो देश के सबसे बड़े बांध भाखड़ा नांगल बांध के लिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर प्रोजेक्ट से वो जुड़ी रही, जो कि अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात है। और उनके काम के लिए कहा जाए तो देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्हें सम्मान मिला। जैसे 1964 में न्यूयॉर्क में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला इंजीनियर और साइंटिस्ट सम्मेलन में उन्हें आमंत्रित किया गया। क्या बात है जी। और 1965 में ही वो इस समिति की सदस्य भी बन गई। और वो जब पहले सम्मेलन में गई थी और वहां से जब लौटी तो उन्हें यहाँ भी खूब सम्मान मिला। और उस समय कई महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और अखबार होते थे जिसमें उनके साक्षात्कार छपे, जिसे वो अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा पाई। और देखो इस तरह से जब उनकी आवाज पहुंची होगी तो हमारे देश की बहुत सारी और भी जो महिलाएं थीं उनको भी एक प्रेरणा मिली, विचार आया कि इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे के तो मन में पहले से भी रहा होगा, लेकिन ऐसी घबराहट रही होगी, वो हिम्मत नहीं रही होगी, या परिवार में वो सपोर्ट नहीं रहा होगा। लेकिन इनकी बात जब पहुंचने लगी लोगों तक तो लोग भी आगे आने लगे, यानी हमारी महिलाएं भी आगे आने लगी। और दूसरे सम्मेलन में इसका परिणाम देखो इतना अच्छा हुआ कि जब दूसरा सम्मेलन हुआ, ये वाला महिला इंजीनियरिंग एंड साइंटिस्ट सम्मेलन, तो यहाँ से 5 इंजीनियर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचे। बिल्कुल, तो एक तरह से उन्होंने एक प्रोत्साहन दिया लोगों को। ऐसा होता है ना, किसी को हमने देखा कि नहीं उन्होंने इतना अपना नाम किया है, तो परिवार की ओर से भी एक जो बंधन होता है वो छूट जाता है कि चलिए उन्होंने कुछ तो किया है, उनको भी आत्मविश्वास हो जाता है कि हाँ इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने करियर पर ध्यान दिया, साथ ही अपनी बेटी के लिए भी वो उपस्थित रहीं। उनके परिवार से उन्हें काफ़ी सहयोग मिला। अपनी बेटी श्यामला को उन्होंने न सिर्फ शिक्षा बल्कि खेल और अन्य कामों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया और खूब बढ़ाया। बिल्कुल। और उनकी बेटी भी विज्ञान और शिक्षा से संबंधित अध्ययन की उन्होंने भी, और वो यूएसए के स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाया करती थी। उन्होंने खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और साइंटिस्ट से शादी की। उनके बच्चे भी अभी इसी क्षेत्र में हैं, वो भी इंजीनियर ही हैं। क्या बात है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से संस्कार आगे जाते हैं, पढ़ाई के, शिक्षा के और किसी एक खास क्षेत्र के। 1977 में ललिता ने अपने काम से छुट्टी ले ली। 1977 में मात्र
60 साल की उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ए ललिता का जीवन भले ही कई मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने इससे हार नहीं मानी। जी, और उन्होंने जो एक नया रास्ता बनाया वो हार तो नहीं मानी, अपने लिए तो कुछ किया उन्होंने, लेकिन कितनी लड़कियों के लिए उन्होंने एक कदम बढ़ाया बिल्कुल, और उनके लिए मिसाल एक बन नया गई। क्षेत्र ही खोल दिया कि भई जी, आप भी इंजीनियर बन सकती हैं, जी। वो सोच सकती हैं आप। तो एक अलग ही दुनिया थी दुनिया जो थी। कि हमारे लिए सपना रही होगी उस जी, वक़्त तो ज़ाहिर है, और कैसे उन्होंने उसमें एक रास्ता बनाया, बहुत बड़ी बात है। और एक जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी करने के लिए एक 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतना कुछ कर दिया कि लगता जी। है कि पूरा एक युग हो गया हो। बहुत हुँ, लंबा सा रहा होगा समय, लेकिन 60 वर्ष की आयु का बस जीवन आपका, और इतनी अल्प आयु में उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों की बातें करके और दोस्तों आपसे साझा करके। तो हुँ, अभी भी ऐसा नहीं है कि वो सीमा चूँकि खुल गई है, अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में वो गाँठें हैं, बंधन है जी। कि इंजीनियर बने, नहीं बने, लड़कियों को बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। किस हुँ, ज़माने में वो बन गई, तो आप भी आगे बढ़िए। बिल्कुल। कुछ और ज़माना कहता है, कुछ और है ज़िद मेरे दिल की। कुछ और ज़माना कहता है, कुछ और है ज़िद मेरे दिल की। मैं बात माने कि मानूं या बात सुनूं अपने दिल की। कुछ और ज़माना कहता है। दुनिया ने हमें बेरहमी से ठुकरा जो दिया, अच्छा ही किया। ठुकरा जो दिया, अच्छा ही किया। नादा हम समझे बैठे थे, नादा हम समझे बैठे थे। निभती है यहाँ दिल से दिल की। कुछ और ज़माना कहता है। इंसाफ मोहब्बत सच्चाई, इंसाफ मोहब्बत सच्चाई, वो रहमा करम के दिखलावे। कुछ कहते जुबां शर्माती है, कुछ कहते जुबां शर्माती है। पूछो ना जलन मेरे दिल की। कुछ और ज़माना कहता है। गो बस्ती है इंसाना की, इंसान मगर ढूंढे ना मिला। इंसान मगर ढूंढे ना मिला। पत्थर के बूतों से क्या कीजिए, पत्थर के बूतों से क्या कीजिए। फरियाद भला टूटे दिल की। कुछ और ज़माना कहता है। छोटी-छोटी बातें फ़िल्म का ये गीत था और छोटी-छोटी सी बातें हैं ये कि जब ज़माने से अलग जाना होता है कई बार या जो चलती रहती हैं प्रथाएँ उनसे हमें अलग कहीं जाना होता है, तो तो बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। जैसे? आलोचनाएँ भी होती है, तारीफ़ भी होती है। जैसे? जैसे-जैसे इन दिनों आजकल छोटी-छोटी बातें सुनने के लिए भी हेडफ़ोन का प्रयोग किया जा हाँ, रहा है। नहीं हमने तो सोचा कि तुम वो बात कर रही हो कि छोटे-छोटे ताने सुनने पड़ते हैं, जबकि अगर हुँ, आप किसी महफ़िल में हैं या भीड़ में बैठे हैं या परिवार में बहुत ढेर
ढेर सारे लोगों के साथ में हैं और आपको कहीं से अकेले में बात करनी है, यानी थोड़ा सा निजता चाहिए आपको, एकाकीपन चाहिए, तो आप वो छोटे-छोटे कान में लगा लेते हैं। हमने सोचा था शायद तुम वो बता रही हो कि वो छोटे-छोटे जो चीज़ होती हैं वो हम जी। कान में लगा लेते हैं और फिर बातें कर लेते हैं। छोटे-छोटे ईयरफ़ोन लगा लेते हैं, बातें कर लेते हैं, फिर उसकी वज़ह से जो बाहर की बातें होती हैं, बड़ी-बड़ी बातें, वो सुनने मिलती है ना कि भई अपना हम यहाँ सब बैठे हैं, सब बातें करें, तुम अपना ईयरफ़ोन लगा कर बैठे हो साइड में, तुम बातें नहीं अरे सुन रहे हो उसके हमारी। बारे में तो बहुत मज़ेदार बात है, बाद में बताएँगे, लेकिन जी, हमारे जी। एक साथी लिख कर भेज रहे हैं, हम में से अधिकतर लोग आजकल मोबाइल के साथ हेडफ़ोन्स या ईयरफ़ोन्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हालाँकि हेडफ़ोन्स और ईयरफ़ोन्स दोनों आपकी सेहत को कुछ नुकसान पहुँचाते हैं, जबकि आपकी सेहत पर उनकी वॉल्यूम या उनके इस्तेमाल का समय ज़्यादा असर डालता है। जी। ईयरफ़ोन्स छोटे होते हैं और कानों में आसानी से फिट हो जाते हैं, लेकिन इससे बाहर की आवाज़ रुकती नहीं। आप बाहर की आवाज़ को दबाने के लिए इसकी आवाज़ तेज़ करते हैं, जो कि आपके लिए ख़तरनाक है। अगर आवाज़ के अनुसार देखें, तो हेडफ़ोन्स आपकी सेहत के अनुसार ठीक होते हैं, क्योंकि ये बाहर के साउंड को आसानी से रोक लेते हैं और आप कम आवाज़ में अच्छे से म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं या दूसरा कोई भी काम के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ 60 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा गर्मी पैदा होने के कारण नुकसानदेह है। मतलब ये है कि ऐसी जो नई तकनीक या साधन सुविधा उपलब्ध है, उसे बड़ी सावधानी से इस्तेमाल कर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तो बहुत बड़ी-बड़ी बात, बढ़िया-बढ़िया बात देखिए, है। बड़ी-बड़ी बातें, लेकिन छोटे-छोटे जो उसमें गुर छिपे हैं, उनका ध्यान दें, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर अगर इस्तेमाल किया जाए तो वाक़ई ऐसा लगता है, फ़ोन भी अगर इस्तेमाल किया जाए बिना ईयरफ़ोन लगाए, हाँ, तो ऐसा लगता है कि पूरे कनपट्टी पूरी गर्म हो गई है गर्म हो गई है। और बहुत ही ऐसा लगता है बस अब बंद कर दो, बातें ना करो, अब नहीं करनी। तो भई लेकिन कान सुन्न होना ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं और इसमें जो अगर हम नुकसान की बात करें जी। तो कान, नाक, गला विशेषज्ञों के अनुसार बेशक ईयरफ़ोन और हेडफ़ोन के इस्तेमाल से अनचाही आवाज़ें सुनाई नहीं देती, जी। लेकिन रोज़ाना कई-कई घंटों तक ईयरफ़ोन, हेडफ़ोन से इस्तेमाल करने पर कान सुन्न होने की संभावना बढ़ती है और इसके अलावा कानों में आवाज़ें आना, चक्कर आना, सिर और कान में दर्द होना, नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है ना, जब हम ख़ासकर जब हेडफ़ोन पूरा लगा लेते हैं तो कान पूरी तरह से बंद हो जाता है, जी। तो तुरंत सिर दर्द वग़ैरह होती है, क्योंकि शायद हवा पूरी तरह से रुक जाती है इस वजह से। बिल्कुल, और कहीं न कहीं जो वाइब्रेशंस हैं, जो उसकी तरंगें हैं, वो भी अपना प्रभाव छोड़ती हैं बिल्कुल। और इसके साथ-साथ कभी-कभी तो आपको उल्टी जैसा भी महसूस होता है, बिल्कुल। तेज़ आवाज़ से। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक मज़ेदार बात है, जी। एक आध चीज़ें और बता दो, नुकसान तब बताएँ। फिर नुकसान तो हम बता देते हैं कि उससे सुनने की क्षमता में कमी भी आ जाती है। अगर बहुत तेज़ आवाज़ कर कर हम ईयरफ़ोन में गाने सुनते हैं या कोई भी चीज़ें सुनते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी सुनने की जो शक्ति है वो कमज़ोर होती जाती है। क्योंकि उससे उसका असर होता है हाई वॉल्यूम में, अगर हम सुनते हैं बहुत तेज़ आवाज़ में, तो कान और सही बात तो ये है कि लगाते ही इसीलिए हैं कि हमें खूब अच्छे से आवाज़ सुनाई दे, है ना? जी। नहीं तो कहें तो क्या लगाएँ क्यों, हम दूर से नहीं सुन लें? पर धीरे-धीरे सुनिए ना। ये हो सकता है ना कि हाँ। ईयरफ़ोन हम जब लगाते हैं तो उससे धीरे-धीरे भी आवाज़ हम पूरी तरह से सुन सकते हैं, हाँ। जबकि खुले कान से बाकी चीज़ें भी, बाकी आवाज़ें भी आती हाँ, हैं। यानी कि वो सिर्फ़ वही आवाज़ मिलती है। तो आप इसलिए उसका प्रयोग करें, ना कि बहुत तेज़ आवाज़ सुनने जी। के लिए ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और किसी और का अगर ईयरफ़ोन हमने इस्तेमाल कर लिया तो उससे हमें संक्रमण भी हो सकता है, जी, क्योंकि कान, नाक, गला, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो अपनी-अपनी अलग-अलग रखनी संवेदनशील होती चाहिए। हैं। जी। लेकिन एक बात और है नेहा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ किसी और का कर रहे हैं तभी ऐसा संभव है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कभी संक्रमण था, आपको बहुत तकलीफ़ नहीं थी और आपने उसको बहुत दिन तक साफ़ नहीं किया और आप फिर बार-बार कर रहे हैं, तो जी। पहले आपका ही जो संक्रमण था वो फिर आपको मिल वापस हो सकता है। सकता है। जी। और ख़ास तौर से आज का जो समय है, फंगस आदि लग रहे हैं, उसमें फफूंद आदि लग गई अगर, तो आप उससे भी मतलब कह सकते हैं कि प्रभावित हो सकते हैं और जी। तकलीफ़ आपको हो सकती है। तो ये सब चीज़ें तो हैं। तो बेहतर है कि आप खुला रखिए कान, लेकिन फिर भी एक मज़ेदार बात ये है कि मज़ेदार जब बात, बहुत हाँ, शुरू में जब था, बताइए। तो अब जैसे कि एक हमारी बहन के बाल ऐसे कटे हुए थे और छिपा हुआ था, उन्होंने छोटे-छोटे जो तुमने बताया ना, पहले छोटे-छोटे मुन्ने-मुन्ने वो उन्हें ईयरफ़ोन लगा लिया और जी। बातें कर रही हैं और हम ऐसे सोच रहे हैं ये अकेले क्यों ये पगला रही हैं बिल्कुल, ओ चिल्ला-चिल्ला के, मुँह खोल-खोल के। हमने कहा हो क्या गया है ये? इस तरीके का अभिनय तो बैठे-बैठे अचानक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और उनका तो जो था वॉल्यूम ठीक-ठाक था, तो सुनाई दे रहा था। तो समझ में नहीं आता है, शुरू में तो ऐसे ही होता था जब
होता था। जी, जब और शुरुआती दौर। यहाँ तक कि अभी भी अक्सर आप कहीं सार्वजनिक स्थान पर हैं, आजू-बाजू में कोई बैठा से बात कर रहा है, तो लगता है हमसे बात कर रहा है। फिर आप जी। देखेंगे कि अच्छा नहीं, इन्होंने तो हेडफ़ोन लगा रखा है, ये किसी दूसरी ही दुनिया में है। तो इन दिनों ब्लूटूथ वाले हेडफ़ोन आ हुँ, गए हैं तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता जी, है क्योंकि उसके कोई तार नहीं होते। तो बिल्कुल। ऐसा समझ ही नहीं आता अगर बाल बड़े हैं तो बिल्कुल ही लगता है कि ये अचानक अकेले-अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रहे हैं ये। कभी-कभी कई तो ये लगता था कि ठीक-ठाक लग रहा है ये बंदा, ये क्यों ऐसा थोड़ा-सा असामान्य सी मानसिक स्थिति में क्यों लग रहा है कि कुछ-कुछ गड़बड़ है, फिर बड़ा तकलीफ होती थी, लेकिन बाद में समझ आया नहीं सब कुछ सामान्य है। हुँ। लेकिन अगर यही स्थिति रहेगी तो थोड़े दिन बाद असामान्य स्थिति हो जाएगी, है ना? बिल्कुल। और कोई अगर इस तरह की स्थिति वाला है जो जी। बड़बड़ाते रहते हैं आस-पास, कई बार हुँ। हम गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं, तो हाँ। फिर ऐसे हम लोगों को सामान्य सामान्य समझा जाता है। ऐसा सोचा जाता है कि हो सकता है हेडफ़ोन में किसी से जी, बात कर रहे हैं, गुस्सा तो मतलब करते ये जा रहे हैं। फ़ायदा है इसका। फ़ायदा है सबसे इसका। पहला फ़ायदा यही है कि एक ही अगर आप बार। खूब अकेले में बड़बड़ाना चाहते हैं, तो आप बड़बड़ा सकते हैं आजकल, क्योंकि हुँ। लोग ये सोचेंगे कि आपने कुछ हेडफ़ोन या ईयरफ़ोन लगा रखा है छोटा वाला। बिल्कुल, ईयरफ़ोन का एक फ़ायदा ये भी देखा गया है, हाँ, अक्सर जब बहुत बड़ी सभा में आप कहीं बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी चुगली की जा सकती है, अच्छा, तो आपने हेडफ़ोन लगा लिया और उसकी आवाज़ वगैरह कुछ चलाए नहीं उसमें, तो अच्छा, आपको सारी बातें पता चल जाती हैं। ऐसा? ऐसा हाँ, ऐसा बहुत से लोग करते हैं हुँ, कि हुँ, हेडफ़ोन तो लगा रहता है लेकिन उसमें कुछ चलता नहीं रहता है, वो अच्छा, बस दिखाने के लिए लगा होता है कि कि सामने हमने वाले को हेडफ़ोन लगे लगा रखा है, मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ। हुँ, लेकिन तो वहाँ के आस-पास की आप सारी बातें सुन सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ-साथ एक बात और है कि आप अचानक से जिस भी सम्मेलन में आप बैठे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप हुँ, उठ के हुँ। जा सकते हैं कि उनको लगेगा कि इनकी कोई कॉल आ गई है और इनको बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये उठ के चले गए। यानी जहाँ आपको बोरियत लग रही हो, जहाँ हुँ, आपको मन थोड़ा-सा उकता रहा हो, तो आप निकल सकते हैं इसके बहाने। तो बिल्कुल। ये सब फ़ायदे हैं इसके। जी, इससे छोटे-मोटे फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान लेकिन फिर बता दो, क्योंकि नुकसान इतने कान में ज़्यादा हैं कि उन फ़ायदों को उठाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे बताओ फिर? जैसे अगर हम बहुत तेज़ आवाज़ सुनते हैं, तो हुँ, धीरे-धीरे हमारी सुनने की जो क्षमता है, वो कम होती जाती है हाँ, और कम दूरी वाली जो आवाज़ है, वो सुनने के हम आदी होते जाते हैं। तो ज़्यादा दूरी वाली जब बातें होती, कोई आवाज़ होती है, तो उसको सुनने में कई बार हमें परेशानी भी होती है जी। और कई बार हम एकाग्र नहीं हो पाते। हमें ऐसा लगता है कि जो बातें हो रही हैं क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और लगा रहता है, तो ऐसा शोधकर्ता कहते हैं कि तेज़ आवाज़, बड़े वाइब्रेशंस के साथ हम जब सुनते हैं, तो धीरे-धीरे एकाग्रता में हमारी कमी आने लगती है, क्योंकि दिमाग को 2 चीज़ों में ध्यान बँटना लगाना पड़ता है पड़ता है। और जी। बहुत जोर देना पड़ता है कि अरे ये क्या आवाज़ आ रही है, और उसपे आपको स्ट्रेस देना पड़ता है। हुँ। और हेडफ़ोन और ईयरफ़ोन के ज़्यादा लगातार ऊँची आवाज़ में उपयोग करने पर कान के पर्दों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तेज़ और जी। ऊँची आवाज़ से कान के पर्दे लगातार, जो हमने पहले ही कहा कि उसकी जो तरंगें होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं, जिसकी वज़ह से इनके पर्दों के फटने का खतरा भी रहता है। बिल्कुल और साथ ही साथ दिमाग पे भी असर डालता है क्योंकि जो एक उसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें आती हैं, वो दिमाग के लिए हानिकारक होती जी। हैं। तो बहुत ज़्यादा कहने का यही मतलब है कि बहुत ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो खराब हो सकती है हमारे लिए, खराब हो सेहत के सकती लिए। हैं, लेकिन नेहा यहाँ पर इसलिए इसको हम ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं क्योंकि बहुत हुँ, नाज़ुक होते हैं कान के बिल्कुल। पर्दे हमारे। कोशिकाएँ बहुत नाज़ुक होती हैं, इतने छोटे से में इतना कुछ बना दिया है प्रकृति जी। ने, भगवान ने, ईश्वर ने, जो भी कहिए परम सत्ता ने, कि आपको सोचिए कि सुनने की आपको इतनी बढ़िया चीज़ दी है हुँ, कुदरत ने, तो इसकी कोशिकाएँ इससे नष्ट हो सकती हैं अगर हम ज़्यादा ईयरफ़ोन या इसका हेडफ़ोन का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। करते हैं। ज़्यादा समय वर्चुअल मीटिंग्स में हम व्यस्त रहते हैं, तो क्या होता है हम इस्तेमाल करते हैं हेडफ़ोन वगैरह, तो कान के अंदर जो नाजुक कोशिकाएँ हैं, वो बहुत तकलीफ़ दे सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं, जी। जो कि ध्वनि पहुँचाने का काम करती हैं। हुँ, तो इन सारी को ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी जैसे फ़ोन भी कहते हैं कि आप अपने हृदय के पास ना रखें, और ये तो हमने जी। बिल्कुल कान में ही लगा लिया, हुँ। है ना? कान में लगा लिया और फिर ब्लूटूथ वाला जो कह सकते हैं ईयरफ़ोन होता है उससे वो पूरे समय वो तरंगे एक प्रवाहित होती रहती हैं, वो जी। दोनों आपस में जुड़े रहने के लिए भले ही एक हाँ, अगर आप जी, बात नहीं भी कर रहे हैं, आपको अगर जी। ये लग रहा है कि अरे बात तो हमने अभी शुरू किया, हुँ, लेकिन वो कहीं न कहीं से कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए वो जी, तरंगों को आकर्षित करती रहती हैं, और वो बल्कि जब आप बात करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हुँ, हो जाती हैं, और वो ज़्यादा हानिकारक हो जाती हैं। बिल्कुल। वैसे हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि विगत 2 वर्षों से हम सभी के जीवन का हिस्सा बन चुका है हेडफ़ोन और ईयरफ़ोन। हुँ, कक्षा पूर्ण होते ही मैं ही नहीं, मेरे सारे दोस्त भी कहते हैं, हम बाकी बचे हुए समय में इनसे दूर भागते हैं। हुँ, हालाँकि इसी ने हमारी बात विद्यार्थियों तक पहुँचाई है। धन्यवाद, पर अति हर बात की बुरी होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल एक सही। शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जो उनको अब क्लासेस ऐसी क्लास लेनी पड़ती है जिसमें उन्हें सभी बच्चों से रूबरू होना है तो जी। हेडफ़ोन लगाकर रहना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये तो फिर वही हो गया ना, जैसे जितना ज़रूरी है उतना करें। हुँ, ठीक है।
तो सुनने की बातें हो रही हैं और आगे की बातें हम करेंगे बाद में। करेंगे गाना अभी। सुन लेते हैं ना, हाँ, गाना बिना पहले। हेडफोन के। बिल्कुल। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। न टप्पा न ठुमरी गजल है न कजरी, ये रागनी है प्यार की। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। तराना हमारा जमाने से न्यारा, हर एक सुर में दिल है धड़कता हुआ। हर एक बोल प्यारा के जैसे सितारा, अकेला गगन में चमकता हुआ। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। न टप्पा न ठुमरी गजल है न कजरी, ये रागनी है प्यार की। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो। इशारों में बोलूं, जुबां तक न खोलूं, निगाहों से कह दूं समझ लो अगर। न ये बेखुदी है न दीवानगी है, मुझे तो लगी है तुम्हारी नजर। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। न टप्पा न ठुमरी गजल है न कजरी, ये रागनी है प्यार की। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो। आरज़ू थी तमन्ना यही थी कि तुम हो करीब। ये चिलमन हटा दो, वो झलकी दिखा दो, कि अब तो जगा दो हमारे नसीब। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। एक दिल सौ अफसाने फिल्म का ये गीत था। एक दिल सौ अफसाने, क्या बात है। तो भाई 2 कान है, उसमें ज्यादा चीजें का प्रयोग मत करें, बस ऐसे ही रखें, क्योंकि 2 ही कान मिले हुए हैं और कोई स्पेयर पार्ट नहीं है ये, है ना। दो मिले ना, दो मिले। दोनों की जरूरत है। जी, दोनों की जरूरत तो है। इसलिए इसकी अहमियत को समझें और बहुत समझदारी से चलें। और ऐसे ही अगर हम बच्चों की बात करें तो बेटा बेटी बस 2 ही हैं, लेकिन दोनों की जरूरत या है। तो बेटा होगा या बेटी होगी या दोनों होंगे। तो कुछ ऐसा ही है, जैसे हम लोगों ने रखा है कि आज हमारे बहुत सारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, और एक बहुत अच्छा लिखकर भेजा है, जिंदगी की सांझ की बेला में बेटा बेटी दोनों सहारा बनेंगे। हाँ, जिंदगी की बेला में दोनों सहारा बनेंगे, ऐसी सोच भारत की ही हो सकती है। हाँ, मेरा भारत महान है, माँ बाप का सहारा बनना हर बेटी बेटे का अधिकार है। बिल्कुल, अधिकार भी है, अभिमान भी होना चाहिए कि हम अपने माता पिता तो बेटे बेटी की उतनी कह सकते हैं कि बचपन से तो उतना पाल पोस के बड़ा किया है जी। जब हम कुछ जानते नहीं हैं, ना बोलना जानते, ना चलना जानते, बिल्कुल असहाय होते हैं, तब माता पिता हमें बड़ा करते हैं, हमारे सारे कह सकते हैं नखरों को झेलते हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल। कभी कभी तो बहुत लंबे समय तक हमारे नखरे झेलते हैं जी। बहुत से हम हो सकता है अभी तक झेल रहे हैं हम लोगों के। जी, वो भी हो सकता है। तो ये तो माता पिता ही जानते हैं कि इतने नखरे उन्होंने झेले हैं। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हैं कि
हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि जी। जब ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कहें कि देखो शरीर है, अशक्त होता है, जी। एक समय आता है, साँझ बेला जब आती है माता-पिता की, तो ये तो आपने बड़े अच्छे से इन्होंने जैसे नारा जैसा बता दिया कि ये हमारा अधिकार है, और बहुत सकारात्मक सोच है कि बिल्कुल। इसको अधिकार समझ रहे हैं, ना कि हम अपना कर्तव्य केवल, हुँ। है ना? जब कर्तव्य हम समझ लेते हैं कि हमारा हक है, हम करना है, तो अलग मज़ा आता है। लेकिन दोनों ही क्या चीज़ों समाज के लोग इसको उतने ही स्वस्थ तरीके से लेते हैं, या ये मानते हैं कि नहीं सिर्फ बेटे को ही करना चाहिए ये सब? ये आमतौर अधिकार पर सिर्फ बेटे का जी, है ना? आमतौर पर तो ये विचार ही समाज में ज़्यादातर देखा जाता है कि भई बेटा जो है बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है, बुढ़ापे का सहारा है। बिल्कुल। बेटियों को पराया धन कहा जाता है जी। कि भई पराया धन है तो वो दूसरे के घर चली जाएगी, फिर वो उनकी हो जाएगी। जी, और वो अपने सास-ससुर का करे, हमारा करने का उसको कोई भी ज़रूरत भी नहीं है, उसका कहीं-कहीं लगता भी है कि उसको उसके अधिकार से वंचित भी किया जाता है। बिल्कुल। और ये कष्ट बच्चों लड़कियों को भी होता है अक्सर। लेकिन फिर वही है, सामाजिक जो हमारी मान्यताएँ हैं, उनको हम देखकर खामोश रह जाते हैं। बिल्कुल। पर अभी हम ये कह सकते हैं कि इन दिनों कुछ-कुछ बदलाव आ रहे हैं जी। क्योंकि बहुत सी जगहों पर जो बेटियाँ हैं वो अपने माता-पिता की इस उम्र में ढलती उम्र में सहायता कर रही हैं या जी। उनके साथ रहती हैं हुँ। या उन्हें अपने साथ ही रख लेती हैं कई बार। बिल्कुल। तो ये एक बदलाव तो देखने मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि बहुत सी जगहों पर तो वो बदलाव नहीं भी मिलता है अक्सर। हाँ, नहीं मिलता है, और कहीं-कहीं वो जो बेटी जिसको जैसे तुमने कहा ना पराया धन, तो वो जो उस घर में गई है, वहाँ की स्थितियाँ कभी-कभी ऐसी होती हैं कि वो चाह कर भी माता-पिता के लिए कुछ नहीं कर पाती। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथियों ने ये साझा किया है कि किस तरह से वो लड़कियाँ जो हैं वो सहारा बन रही हैं। बिल्कुल, हमारे एक साथी कहते हैं कि आजकल बेटों से ज़्यादा बेटियाँ माता-पिता का ध्यान रखती हैं। कहावत गलत हो गई है कि बेटा नहीं है तो माता-पिता की देखरेख कौन करेगा? पर आज के समय में यह गलत साबित हो गया है कि बेटा बेटे के बराबर है और ये कहना गलत नहीं है कि बेटों से आगे बेटियाँ हो गई हैं। ऐसा वो कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी बात है कि हमारी एक साथी ये भी लिखकर भेजते हैं कि बेटा-बेटी आज के समय में एक हो गए हैं, हम चाहे बेटी के पास रहें, चाहे बेटे के पास रहें, दोनों ही हमारे साँझ बेला में एक साथ-साथ देते हैं। मेरी भाभी की मम्मी अंत तक भाभी के साथ ही थीं। कितनी अच्छी बात है ना? बिल्कुल, तो वो इसलिए भी संभव हो पाता है, कह सकते हैं कि जब शादी होती है तो जैसा कि कहा जाता है समाज में कि 2 परिवार का बंधन है ये। जी। तो जब दोनों ही परिवार एक तरह की सोच रखते हैं, समान सोच रखते हैं, जब वो ऐसा नहीं सोचते कि भई बहू के माता-पिता यहाँ क्यों रहेंगे जी। या हम क्यों अपनी बेटी के पास जाकर रहें। इस तरह के दोनों के ही विचार अगर नहीं होते, क्योंकि कई बार माता-पिता भी बहुत तकलीफ में होते हैं, जी। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन वो बेटियों को नहीं कहते हैं। वो बिल्कुल। कहते हैं भई तुम तुम्हारा घर सँभालो, हम देखते हैं कैसे करेंगे। जबकि आप ये भूल जाते हैं कि आपकी ही वो बेटी है, और वो आपकी क्या फिर वही वाली बात है कि आप इसको ये ना समझें कि उसकी ड्यूटी है या नहीं, बल्कि ये समझें कि उसका ये अधिकार है और ये आपका करने का उसका दिल है। तो जी। ये करने का उसको मौका दीजिए। तो देखो ये दोनों तरफ से होता है। कभी-कभी तो बेटियां ऐसे परेशान होती हैं, नहीं कर पाती हैं। कभी-कभी बेटियां चाहती हैं, बेटी के घर वाले भी चाहते हैं, यानी कि जी, ससुराल वाले। जी। तो भी माता-पिता कहते हैं नहीं नहीं, हम तो वो पुरातन पंथी हैं और हम नहीं आएंगे चाहे कुछ हो जाए। बेटियों के घर का हम पानी भी नहीं पिएंगे, हमें पाप लगेगा, ऐसा वो जी। सोचते हैं। लेकिन बेटी का मन दुखा के कितना पाप लगता है, ये सोचिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, और इस बात को अगर ध्यान रखेंगे जी। तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, अगर हम संवेदनशील हैं और हैं ही, इंसान हैं, जी। जैसे तुमने कहा कि कितने नखरे हमारे उठाए हैं, तो हमें भी लगता है कि जब माता पिता ऐसे हों या उन्हें ज़रूरत हो तो हम उनको अपने पास रखें, या यूं कहें कि माता पिता को क्या रखेंगे, हम उनके पास रहें और कहीं ना कहीं मिलजुल कर ये समय निकालें, है ना? हाँ। तो ये सोचें कि आप अगर नहीं जाएंगे तो आप तो परेशान होंगे ही होंगे, पूरा परिवार परेशान होगा कि कैसे इनको संभाला जाए, और दूर से तो ये संभव नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो वर्चुअल मीटिंग जैसी या वर्क फ्रॉम होम जैसी नहीं है, जी। है ना? साथ रह के ही संभव है। और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो अगर आपकी बेटी आपके लिए कोई सुविधा कर देना चाहती जी। है, मान लीजिए किसी नर्स को या किसी सुविधा करने वाले सहयोगी को, व्यक्ति को जी। रखना चाहे, तो फिर आप उसके लिए ये ना सोचें कि भई अगर उनके जो पेमेंट देनी होती है, पैसे जी। देने होते हैं, वो अगर आपकी बेटी दे रही तो आप ये ना सोचें कि भई बेटी का धन है, हम जी। कैसे रहें? अगर आपके पास सुविधा नहीं है और आपको सुविधा आपकी चाहिए, संतान है, जरूरत है, बिल्कुल। जी, तो आपके बेटे हों चाहे बेटी हो, आपकी संतान है, हाँ। उनकी मदद लीजिए बड़ी अच्छी तरह और से। नेहा, एक बात जो है ना, संतान है, मदद लेने वाली जो बात है, आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप मदद ले रहे हैं, लेकिन आप
अगर उसके हृदय से देखें, उसके मन से देखें, उसके जी। दिल की देखें, उसकी भावनाओं को समझेंगे, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप मदद कर रहे हैं। क्योंकि आपका करने के बाद जो सुकून मिलता है बच्चों को, वो बहुत अलग ढंग का होता है। और वो मदद जो है वो उनकी आप मदद कर रहे हैं, इस तरह बिल्कुल। से वो भी एक चैन की नींद सो सकते हैं और आप उन्हें सहारा दे रहे हैं, कहना चाहिए, है ना, ना कि वो कुछ कर रहे हैं ऐसा। तो ये दोनों तरफा चीज है। इसमें समाज तो हमें लगता है छोड़ देना चाहिए, समाज क्या बोल रहा है क्या नहीं जी। बोल रहा है। अगर आपने एक बार सोच लिया है कि आपके सुखी रहने से आपके बच्चे सुखी रहेंगे, जी। तो फिर उसके लिए कोई ना कोई रास्ता आप निकालें। और ये सब जो दुनियादारी वाली चीजें बनी हुई हैं, ये रीति रिवाज, वो व्यवहार, ये आडंबर, सब छोड़कर अपना सुख देखिए। और आप अगर सुखी हैं तो बच्चे सुखी रहेंगे। जी। और यही चीज बच्चों को भी सोचनी चाहिए। तो ये कह सकते हैं ना कि जो समाज को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, जैसे हम अपनी हम्म। सखियों की बात सखी जी, विशेष में बिल्कुल। करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि उन्होंने समाज का जो एक रीति रिवाज चल रहा है उसको बदलने की कोशिश की और फिर उसके सकारात्मक पहलू नजर आए। बिल्कुल। बहुत सी अच्छी बातें तो हो सकता है, बहुत से ऐसे माता पिता हैं और संतान हैं जो माता पिता को इस तरह से उनकी जिम्मेदारी लेना चाह रही हों और चाह रहे हो कि किसी तरह से वो सुकून से रहें। जी, और हो सकता है आपकी पहल से बहुत सारे परिवारों को इस तरह के आगे बढ़ने बिल्कुल। में मदद मिल जाए। बिल्कुल। तो ऐसा तो करना ये तो चाहिए। हो गई कि हम माता पिता के लिए बड़े वो बता रहे हैं कि माता पिता करें, माता पिता करें। जी। लेकिन कभी कभी माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी करे या बेटा करे, तब जी। क्या होता है, और अक्सर नहीं भी करते हैं। ये इसका दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल, तो एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद दूसरा पहलू हाँ, बात तो हमारे करेंगे। साथी बताएं कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हाँ, बेटा बेटी नहीं करना चाह रहे हैं, वो सोचते हैं अब हम इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। जी। चांद का टीका पड़ गया फीका, देख
अब्दुल्ला फ़िल्म का ये गीत हमने सुनवाया और बात हो रही थी कि किस तरह से माता-पिता को ज़िम्मेदारी ये समझना चाहिए कि उनके बच्चे उनकी ज़िम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं, अच्छा। तो बेटियों को दे दें। बेटियों को दे दें, बेटों को भी दे दें। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बेटा-बेटी भी हैं जो नहीं चाहते कि अब हम अपने माता-पिता को कुछ भी करें या उनको अपने जीवन में रखें, या कहीं न कहीं लगता है वो दखल दे रहे हैं। अब जी। हम अपने बच्चों का भविष्य देखें कि माता-पिता को देखें, तो भई ये बहुत गड़बड़ बात है। बिल्कुल, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब हम सारे काम करने लगे, अभी हमें किसी बात पर टोका ना जाए। जी। और वही बात है कि भई अब थोड़ी आज़ादी से हम रहना चाहते हैं, तो हमें इस तरह से वो साथ में रहेंगे तो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। जी, या बार-बार जबकि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या उनकी बातें माननी पड़ती हैं, या उनकी तरह से रहना पड़ जाता है कई बार। जी हाँ, यानी कि सुबह जल्दी उठना, या यूँ कहें कि उनकी तरह का खाना-पीना सब व्यवस्था करनी पड़ती है। जी। तो भई आप ये सोचें कि जो ये ज़िंदगी आप आज़ादी वाली जी रहे हैं, वो किसकी वजह से है? ये इन्हीं माता-पिता की वजह से है। तो बच्चों से भी, बेटा-बेटी से भी ये गुज़ारिश है कि कुछ ध्यान रखें और ये सोचें कि ये जो जैसे हमारे पहले साथी ने लिखकर भेजा ना, ये सिर्फ़ हिंदुस्तान में ही होता है। जी। तो इस शान को बनाए रखें कि ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार को पूरी तरह से लें, है ना? हाँ, इस अधिकार को पूरी तरह से लें और निभाएँ भी। जी। अगर अधिकार के तौर पर आपको नहीं स्वीकार हो रहा है, ये बात ऐसे लग रही है, तो आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझ कर निभाइए। बिल्कुल, क्योंकि आप कर्तव्य जब समझें। छोटे थे तो आपको आपकी लालन-पालन किया गया है, बिल्कुल। आपको पढ़ाया-लिखाया गया है, जिसकी वजह से आप आज इतने बड़े इंसान बन चुके हैं। बिल्कुल। तो अगर आप इस वक़्त सोचते हैं कि नहीं अब ये बोझ है हमारे ऊपर, बोझ के तौर पर अगर आप अपने माता-पिता को समझते हैं, तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि अब भारत की जो बात हो रही है, उसकी विचारधारा के बिल्कुल विरोध में कह सकते हैं विपरीत बात हो सकती जी। है। और इसके साथ-साथ एक बात और है कि ज़रा-सा अपने भविष्य के बारे में सोचें आप, कि आप भी तो कभी ऐसे बनेंगे। जी, और जब आपके बच्चे बच्चों देखेंगे। को ऐसा लगेगा, जी। फिर क्या होगा? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि एक ऐसे ही वृद्धाश्रम में एक बार एक बच्चा गया था जी। और अपने माता-पिता के कहने लगे कि कुछ चाहिए पिताजी, कुछ चाहिए बता दीजिए, कुछ चाहिए बता दीजिए। तो हर बार नहीं बताता था, मतलब उनके पिताजी नहीं बताते थे, नहीं कुछ नहीं चाहिए। जी। जब बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गया और उन्हें लगा कि अब उनका बिल्कुल अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने कहा, बेटा इस कमरे में एक पंखा लगवा देना। तो बोले, अरे मैं इतने दिन से कह रहा था आपसे, आपने बताया नहीं कि आपको यहाँ गर्मी लगती है। जी। बोले, नहीं ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा तो निकल गया, क्योंकि बाद में तुमको इसमें आना है और तुम बिना पंखे के नहीं रहोगे, तो इस कमरे में तुम पंखा लगवा लो। जी। तो ये एक तरह से उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा भी यही भविष्य है, जी। तुम उसके लिए तैयार रहो। और मैं तो रह गया बिना पंखे के, शायद तुम नहीं गुजार पाओगे बगैर पंखे के दिन। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके साथ साथ नेहा एक बिंदु और इससे जुड़ा हुआ है कि ये है कि सिर्फ हम अपने माता पिता की बात, जीवन साथी का अगर है हमारा कोई भी, चाहे वो पति हो या पत्नी, जी। तो उनके भी जो हमारे जो जीवन साथी हैं, उनके माता पिता भी हमारे ही माता पिता हैं। और या यूं कहें कि जब दंपत्ति बन जाते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं, तो आप एक इकाई रहते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं, है ना? तो उसको इस तरह से देखें। तो आपके लिए 4 लोगों के जिम्मेदारी बन जाती है, अधिकार है आपके पास कि आप उन 4 लोगों की, यानी अपने पति के माता-पिता की भी, और इसी तरह से जो पति हैं वो अपने पत्नी के माता-पिता को भी अपना समझें और उसी तरह का व्यवहार रहे सभी के साथ और अच्छी तरह से वो रहें, तो उनकी जो जीवन की सांझ बेला है उसमें उन्हें एक आनंद मिले और वो अच्छी तरह से बैठ के, वो कहते हैं सुनहरी आभा जिस तरह से उसका आनंद ले सके, न कि वो एक कुछ घनी वो छा जाती है, बदली छा जाती है, उस तरह का कुछ उन्हें एहसास ना हो। जी, यानी कि उनको बिल्कुल घनेरा अंधेरा न दिखाई दे, उन्हें कहीं ऐसा न लगे कि अब तो बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा है और परेशानी के बादल मंडरा रहे हैं, बल्कि उन्हें ऐसा लगे कि सुनहरी धूप है जो आ रही है और जिसका हम आनंद ले रहे हैं। सर्दी है तो गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं, और नहीं तो फिर बसंती हवा का मजा ले रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही आनंद घर में हो, सिर्फ हमारे इस बात करने का मकसद यही है नेहा, है ना? और साथ रहेंगे तो जो बच्चे हैं, जो छोटी पीढ़ी है, उसको भी बहुत सी ऐसी बातें सीखने मिलेगी जो हम नहीं सिखा सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें देख देख के सीख जाते हैं वो। बिल्कुल, उसके लिए तो बड़ी किताबें पढ़ानी पड़ती हैं, स्कूल में सिखाना पड़ता है। तो भाई ये सब चीजें आपको मुफ्त में मिलने वाली हैं, तो उसको करिए। और मुफ्त की जब बात आ रही है तो कुछ हम लोग छिलके के व्यंजन बताएंगे आज। जी, मुफ्त के व्यंजन लेकिन हमारे साथी इसके लिए भाई कलम और कागज निकाल लें। वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं बताएंगे, क्योंकि बस छिलका उतारना है और सब्जी बना लेनी है। बिल्कुल, और कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो जब तक कागज कलम लेकर आते तब तक हम एक गीत सुनवाते हैं। अरे एक ने बहुत अच्छा लिखा है। बहुत माँ का ये कहना है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर बेटी दामाद के पास जाकर रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, अगर आप भी सोचेंगी कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर बाकी लोग क्या सोचेंगे। भाई ये सोचने दीजिए बाकी लोगों को। आप गाना सुनिए और मस्त रह के रहिए, चाहे बेटी के पास रहिए चाहे दामाद के पास।
छलक गई बाली उमरिया में, मैं आज चलूं ऐसे पवन चले जैसे, पतंग उड़े जैसे नगरिया में। बिजुरी सी दौड़ गई, अंग तोड़ गई, छूने से सैया के नस नस में बिजुरी सी दौड़ गई, अंग तोड़ गई। बन के कमान नजर से दर्द की तीर छोड़ गई, अंग तोड़ गई, तीर छोड़ गई, अंग तोड़ गई। मैं लाख पड़ी पैया पकड़ के मेरी भैया, ना रोक मुझे सैया डगरिया में, मैं आज चलूं ऐसे पवन चले जैसे, पतंग उड़े जैसे नगरिया में, मैं आज चलूं ऐसे। नैना छुपाए चली जाऊं, घबराऊं कोई जान न ले, पहचान न ले। नैना छुपाए चली जाऊं, घबराऊं कोई जान न ले, पहचान न ले। इब्का करूं मैं कित जाऊं, शर्माऊं कोई जान न ले, पहचान न ले, कोई जान न ले, पहचान न ले। जो आँख उठ जाए सूरत तेरी हाय, नजर साफ आए नजरिया में, मैं आज चलूं ऐसे पवन चले जैसे, पतंग उड़े जैसे नगरिया में। भूले से फिर हाथ में तेरे मैं ना कलाई दूंगी, मैं दुहाई दूंगी। भूले से फिर हाथ में तेरे मैं ना कलाई दूंगी, मैं दुहाई दूंगी। मैं भूली फिर सामने तेरे मैं ना अंगड़ाई लूंगी, मैं दुहाई दूंगी, अंगड़ाई लूंगी, मैं दुहाई दूंगी। ये हाल किया तैने के आंसू लगे बहने, छुपाया मुख मैंने चुनरिया में, मैं आज चलूं ऐसे पवन चले जैसे, पतंग उड़े जैसे नगरिया में। मैं नार मत वाली, मैं फुलवा की डाली, चटक गई बाली उमरिया में, मैं आज चलूं ऐसे पवन चले जैसे, पतंग उड़े जैसे नगरिया में। तो बनफूल फिल्म का ये गीत हमने सुनवाया। कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रही हो? फूल पत्तियों की बातें हो गई तो फिर फल लगेंगे, फिर फल का छिलका होगा, फिर छिलके की सब्जी बनाएंगे। फल लगेंगे, क्या बात है, ये बात सही है। तो बहुत सारे छिलके होते हैं जिनके की तो बहुत सारी जिनके मतलब हम सब्जी जब बनाते हैं तो उतारते ही नहीं है। जैसे कोहड़े की बात करें, पीला वाला जो होता है, हाँ। तो उसको छिलके सहित बनाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ सब्जियां हैं जैसे सफेद वाली लौकी होती है जिसको बहुत सारी जगह घिया कहते हैं, तो उसके लिए जो छिलके उतारते हैं। और वैसे भी कहते हैं जो छिलके और गूदे के बीच की जो जगह होती है वहां सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं जी। तो समझ लो हम सब पोषक तत्व निकाल देते हैं। तो ऐसा ना करें। लौकी के छिलके का पहले बता देते हैं व्यंजन। तो लौकी के छिलकों को जब सब्जी उसकी बनानी हो आपको तो थोड़ा सा मोटा काटें, बिल्कुल वो छीलने वाली चाकू से नहीं बल्कि जिससे काटते हैं उस वाली चाकू से थोड़ा मोटा उतारें उसको। और फिर लंबे लंबे जब छिलके निकल आए, थोड़े कड़े भी रहते हैं, उसको काटना भी आसान रहता है जी। तो उसको सेम जैसे
काटते हैं वैसे थोड़ी पतली पतली खूब काट लें, और उसके संग 1-2 आलू आप डालना जितना चाहें वो डाल लें, जी। और सरसों के तेल या जो भी नारियल के तेल जिसमें आप आम सब्जियां बनाती हैं, सूखी सब्जियां, वो तेल डालें कढ़ाई में, और उसके बाद उसमें थोड़ा से राई, थोड़ी सी दरबरी मेथी, जीरा और थोड़ा सा अदरक घिसा हुआ, हरी मिर्च डालकर और छौंक दीजिए। उसके बाद जब पक जाए ढक के, जी। और बाकी तो आपको पता है कैसे पकाना है, गैस पे चढ़ाना है, ऐसा मत सोचिए केवल ढक दिया और हो गया। छिलके की थी तो हमें ऐसा लगा ऐसे भी चल सकती कच्चा है। खा लेंगे। अच्छा, हम समझ रहे हैं तुम्हारे चेहरे से। तो ऐसा नहीं है, उसको पका लें अच्छी तरह से, जब पक जाए तो उसके बाद उसमें सूखा धनिया पाउडर ऊपर से डाल दें और फिर 2 मिनट चला दें, और उसके बाद खटाई कुछ डालकर बस मस्त खा लें सब्जी। ऊपर तो से बहुत अच्छी हरा लगी। धनिया भी आप काट कर डाल सकती हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगी ये सब्जी। जी। और करेले के छिलके की जो सब्जी बनती है वो क्या? बड़ी अच्छी लगती है। करेले की? बताओ करेले बताओ के जल्दी। छिलके की सब्जी के लिए करेले के छिलके जब हम उतार लेते हैं हम्म तो उनको पानी में हल्दी और नमक डालकर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि उससे जो कड़वाहट है वो निकल जाए। अच्छा। और उसके बाद उसका पानी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए 1 कटोरी हमें करेले का छिलका चाहिए, 1 प्याज चाहिए, नमक अपने स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ, हल्दी, गरम मसाला और सरसों का तेल चाहिए। जी। तो करेले के छिलके को हमने नमक लगाकर जो रखा है, तो साथ में हमने प्याज को बारीक बारीक काट लेते हैं और करेले के छिलके को धो के रख दिए साइड में, और कढ़ाई चढ़ाकर तेल गरम करें और उसमें छिलके को थोड़ा थोड़ा भून लें। अच्छा। पहले ही हल्का पानी उसका निकल जाए ऐसा। और उसके बाद उसमें थोड़ा प्याज डाल दें, प्याज डाल के अच्छे से भून लें। कोई कोई चाहते हैं तो उसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, जी। पर अगर ना डालना चाहें तो भी अच्छा लगेगा। जी। उसमें नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और सौंफ ये सब डालकर थोड़ी देर अच्छी तरह से भुने। जब हल्का हल्का तेल छोड़ने लगे तो उसमें बेसन भी डालते हैं। थोड़ा सा बुरक के, जी, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा डालें। थोड़ा बुरकते हैं। हाँ, और ताकि उसकी वो गुलठी न पड़ जाए। थोड़ा थोड़ा करके बुरके और चलाते रहें उसको। जी, चलाते रहें तो एक तरह से उसके ऊपर परत सी जमती जाती जी। है और बहुत ही और सूखी कुरकुरा सब्जी सा, बनती जाती है। हाँ। जी, कुरकुरी सी बनती जाती है। थोड़ी अच्छी तरह से उसे सेकते जाएं कढ़ाई में। जब लाल लाल हो जाए तो आप निकाल लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। मुंह में पानी सेहत आ में। गया। जी। तो हमारे साथी लिख रही हैं, छिलकों के व्यंजन हमारे घरों में बनता है। कुम्हड़ा, कोहड़ा, बहुत जगहों पर पीला कद्दू, भोपला भी बोला जाता है। जी। लौकी, सफेद कद्दू, दूधी के छिलके के सब्जियां बनाई जाती हैं, जिसे हम भुजिया बोलते हैं। तो ये बात तो सही है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि केले के छिलकों की चटनी बनती है। केले के छिलकों को उबाल कर, हमें लगता है कच्चे केले के भी हो सकते हैं और पके भी, उबाल कर उसमें लहसुन, हरी मिर्च, अमचूर डालकर पीसते हैं, फिर ऊपर से नमक, सरसों का तेल मिलाते हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या बात तो है। बड़ी अलग सी बात हो गई, क्योंकि केले के जी। छिलके में तो फिर फिसलते ही सुना हमने। खाते नहीं सुना है। नहीं तो चटनी तो बाद में भी बनती है जब आदमी फिसल जाता है। तो उस है ना? इंसान की चटनी या हड्डियों का कचूमर बनता है, लेकिन अब केले के छिलके का ये उपयोग किया जाए तो बहुत से जो दुर्घटनाएं हैं वो ना उससे हो। बच सकते हैं हम लोग। जी। लेकिन एक बात और है, जैसे लौकी की हमने बताया, वैसे ही जो तरोई होती है बहुत सारी जगहों पर जिसको बोलते हैं, जी, या गलका भी नेनुआ, कहा जाता है। हाँ, गलका, मुलायम सी जो हाँ, होती है। नेनुआ। हम्म। तो उसके जो छिलके, फिर हमने जैसे बताया कि जब सब्जी बनानी हो तो थोड़ा सा मोटा उतारें, और उसके साथ करें की तैयारी कि सुबह आपको बनाना है तो उसके एक दिन पहले आप देसी चना जो है 1 मुट्ठी भिगो दें और उसको उबाल लें अलग से। और इस तरोई की जो छिलका होता है उसको भी वैसे ही पतला पतला काट लें, और जिस भी उसमें बनाना है आपको राई जीरे से छौंक के उसको, अदरक हरी मिर्च डाल के हल्की सी, उसमें ये देसी चना डाल दें उबला हुआ, और बस पक जाए तो आप खाएं। उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, इसमें आलू नहीं पड़ता, तो बहुत ही पौष्टिक ये सब्जी है और बिल्कुल हरियाली है। ये तो सब्जी बनानी ही चाहिए हमें। और अब एक और रेसिपी हम बता दें या एक गीत सुनवा दें, दोनों में से एक ये ही वाली काम कर बताओ जो सकते तुम हैं। बताने जा रही हो। क्या बिल्कुल। बताने जा रही हो? तो हम ये बताने वाले नींबू के छिलके के जो अचार बन जाता है, हाँ। तो वो हम बताना चाहते हैं। तो नींबू के जो निचोड़ लेते हैं ना, रस हाँ। पूरा निकल जाता है, वैसे छिलके 8 से 10 हम ले लें अगर, और नींबू का रस ले लें 1 कप के जितना, और नमक उसके लिए चाहिए, काला नमक चाहिए, चीनी चाहिए, तो 50 ग्राम के करीब चीनी चाहिए। नमक और काला नमक आपकी इच्छा के अनुसार आप डाल सकते हैं। बिल्कुल। हल्दी पाउडर इसके लिए 1 चम्मच चाहिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 3 बड़े चम्मच ले सकते हैं। तड़का भी इसमें लगेगा, तो उसमें तेल आधा कप के करीब, अजवाइन आधा चम्मच, हींग छोटा आधा चम्मच, कलौंजी छोटा आधा चम्मच, और पीली सरसों 2 छोटे चम्मच के करीब लगती है। तो जब हम चाहें तो इसके छिलकों को पहले एक पानी में रख के थोड़ा सा उबाल दे दें, जैसे इडली भाप वगैरह दे को हम दें, देते हैं। जी, तो ऐसे भाप दे दें उसको 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट तक उसको भाप दे देंगे तो वो थोड़े नरम हो जाएंगे। जी।
तो इसे अब एक कप आप एक जगह निकाल करके इसमें नींबू का रस डाल दें तो इसको थोड़ा खट्टापन मिलेगा। फिर उसमें नमक, काला नमक और चीनी डाल दीजिए और अगर मीठा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके साथ में उसे अच्छी तरह से मिला लें तो उससे आपको एक रंग आ जाएगा। अब इसके लिए आपको तड़का बनाना है तो पहले तेल डाल करके गर्म कर लीजिए कढ़ाई में तेल जी। और थोड़ा धुआं जैसा आ जाए तो उसके बाद उसे बंद कर दीजिए गैस। अब इसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए, कलौंजी, पीली सरसों, ये सारी चीज़ें डाल करके तुरंत ही तड़के के ऊपर नींबू को डाल के मिक्स कर दीजिए। जी। तो इससे नींबू का ये छिलकों का अचार बन के तैयार हो जाता है। कांच के जार में आप रख दीजिए 8 से 10 दिन अगर आप इसको धूप दिखाते हैं तो ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो खाइए क्या पीजिए। बात है। और जिस तरह से छौंका और तुमने पकाया हमें लगता है तुरंत भी खाया जा सकता है, जी, उसका अलग तुरंत भी स्वाद खाया जा होगा सकता है। लेकिन 8-10 दिन बाद उसका स्वाद और अलग होगा। तो क्या गीत हम सुन सकते हैं? बिल्कुल गीत सुन सकते हैं हम। अजियो सुनो तो नहीं तुमने हमें पहचाना दिया था तुम्हें दिल, यही दिन थे यही था जमाना। अजियो सुनो तो नहीं तुमने हमें पहचाना। अच्छी नहीं ये दिल लगी खामोश क्यों बैठी हो जी। अच्छी नहीं ये दिल लगी खामोश क्यों बैठी हो जी। दिल से मेरे क्यों दूर हो कुछ तो कहो। अजियो सुनो तो नहीं तुमने हमें पहचाना दिया था तुम्हें दिल, यही दिन थे यही था जमाना। 12 o'clock फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया और इस गीत के साथ ही सखी सहेली समाप्त करने की हम आपसे अनुमति चाहते हैं। तो रेणु चतुर्वेदी और नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।